तरीके में। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है? इन AC सर्किट I is equal to I naught sin of omega t plus pi divided by 4 and V is equal to V naught sin of omega t minus pi divided by 8 respectively. The current lead the voltage by pi divided by 4, p pi divided by 8, pi divided by 2 या pi divided by 8. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी। देखो, फेज डिफरेंस मालूम करना है, सो हम कहते हैं θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2, लेकिन एंगल तो हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहां पर पाई डिवाइडेड बाई 4 है इंटू माइनस पाई डिवाइडेड बाई 8, ये क्या हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 8। तो एलसीएम हम क्या लेंगे? 8 इसका होगा एलसीएम, तो ये होगा 2 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 128. The ratio of secondary to primary current is 9:4. If power input is P, what will be the ratio of power output to power input? 1:1. जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है, जनरली तो वो हम आइडियल केस पढ़ते हैं, और आइडियल केस में पावर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इनपुट पावर बराबर होता है आउटपुट पावर के। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन, 1:1। क्वेश्चन नंबर 129. Which of the following curves correctly represent the variation of frequency and inductive reactance? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? देखो, आपको पता है XL बराबर है ओमेगा इंटू एल के बराबर है ना, ठीक है, या XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एन। तो XL एफ के साथ इसका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका कर्व किस तरह होगा? स्ट्रेट होगा, लेकिन कौन सा स्ट्रेट होगा? स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गया, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट इंक्लाइन। लेकिन अगर यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह सपोज करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर कर्व शेप आएगा। XC आपको ये भी पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो कर्व होगा वो कर्व किस तरह होगा? ये इस तरह होगा। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 130. Which type of rectifier use a 4 diodes? Half wave, full wave, bridge wave या all of these? ब्रिज वेव, यहां पर देखो फुल वेव भी मेंशन है। अब फुल वेव और ब्रिज में कंफर्म कौन सा है? पीरियड हम किसको देंगे? ये ब्रिज को देंगे। ये यहां पर आ जाए कि नंबर ऑफ डायोड इन फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो, फुल और ब्रिज ये दोनों फुल है ना, तो जब जनरल आ जाए फिर हम 2 डायोड सेलेक्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। लेकिन जब ब्रिज आ जाए तो फिर इसमें कितने डायोड हैं? 4। ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर पंजाब टेक्स्ट बुक में है, और ये जो दूसरा है आप लोग के टेक्स्ट बुक में है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131. इफ अ रेडियोएक्टिव substance has a half life of 10 years, what fraction of the substance, sorry ये स्पेलिंग का गलती है, ठीक है, substance will remain after 20 years? तो 2 हाफ लाइफ है, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। 100% है, इससे हो जाएगा 50 और फिर 25। तो यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 होगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 132.
द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। हाँ जी, कौन सा होगा? 4:1 होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज कौन सी रीजन में आते हैं? अल्ट्रा वायलेट में, और बार्मर विजिबल। ठीक है, और इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता है कि जब भी हम मिनिमम वेवलेंथ को मालूम कर रहे हैं, सो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो L1 लिम्डा 1 क्या होगा? मतलब लाइमन के लिए 1 डिवाइडेड बाय r होगा, और बार्मर के लिए क्या होगा? हाँ जी, 4 डिवाइडेड बाय RH होगा। जब हम रेशो मालूम करेंगे तो इससे आ जाएगा क्या? 4:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहता है? टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 0.5 सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल? हाँ जी, क्यों? क्योंकि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया है वो कितना है? 2 हर्ट्ज है। 2 हर्ट्ज का मतलब 0.5 सेकंड, तो आउटपुट पे कितना होगा? बोलो, 2 होगा। लेकिन अगर यहां पर हाफ की जगह फुल आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर 4 होगा, डबल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर सी। देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ये इनपुट है, और आपको पता है इफ आउटपुट इज इक्वल टू इफ इनपुट, इस वजह से यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 2 हर्ट्ज है। लेकिन फिर से सुने, अगर यहां पर हाफ की जगह फुल आ जाए तो फिर इसका डबल होगा, 4 होगा। 134 इन टाइप सेमीकंडक्टर पोजेस मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इन टाइप की जगह आ जाए पी टाइप तो फिर क्या होगा? होल्स होगा। अगर मेजॉरिटी की जगह, यही एमसीक्यू है, लेकिन मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी आ जाए फिर क्या होगा? होल्स होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 द वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इज, हाँ जी, कौन सा है? 4 EV डिवाइड बाय H, 6 EV डिवाइड बाय H, या 10 EV डिवाइड बाय H, या नन ऑफ अबव। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि E बराबर है किस चीज के? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? यह है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? और ये एनर्जी किस चीज के बराबर है? ये HF के बराबर है। तो ये क्या होगा? F इज इक्वल टू 10 EV डिवाइडेड बाय H। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 136 इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मिडल फिंगर विल बी प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा जी? ये है आपके पास क्या? ये जो थंब है ये क्या शो कर रहे हैं? फोर्स। ये 4 फिंगर क्या शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या शो कर रहे हैं? करंट। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। जब भी हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, याद रखो, जब भी हम फिजिक्स में करंट की बात कर रहे हैं तो वह करंट कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात आ जाए तो फिर इसके लिए हम हैंड यूज करें कौन सा? राइट हैंड रूल। या सिंपल अगर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर दे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए तो वो कौन सा होगा? फिर वो पाम रूल होगा। आ रही है समझ के नहीं? ये जो पाम है, पाम पेज नहीं, पुख्तों के तुम तले वायु, ठीक है, ये फिंगर्स क्या शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम क्या शो कर रहे हैं? करंट। और ये जो है पाम है ये फोर्स शो करता है। लेकिन लेफ्ट हैंड पाम रूल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट, और राइट हैंड पाम रूल ये यूज होता है फॉर कन्वेंशनल करंट। ये बात याद रखें। एमसीक्यूज के लिए अक्सर मैं एडवाइस कर दो कि आप पाम रूल यूज करें, ये आसान है। कोई गई पे समझा दूं? देखो यहां पे अगर पाम रूल यूज करो,
मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, ये तो जानते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। और यहां पर मैं न्यूज कंसिडर करो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, और आपसे पूछ रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, ये तब नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिंगर इस तरह करेंगे टुवर्ड्स। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड है, तो तब इस तरह करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ, टुवर्ड वेस्ट। अगर करंट डाउनवर्ड है तो हाथ ऐसे घुमाएंगे, आ रही है समझ। अगर ये डॉट हो, डॉट, तो फिर कैसे करेंगे, हाँ जी, फिर लेफ्ट हैंड पाम रूल, या अगर ये राइट हैंड यूज करते तो फिर हम ऐसे करेंगे। अगर यहां पे करंट अपवर्ड है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 136 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, which of the following spectral series of a hydrogen atom lie in infrared region, कौन सा होगा, पीफन सीरीज होगा। फॉर इंफ्रारेड रीजन में आता है, लेकिन इसके साथ और दो नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे पीफन सीरीज। लाइमन सीरीज यूवी और बार्नर सीरीज विजिबल। और नन कौन सी रीजन में आता है, नन, नन राजी, नन रीजन में आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 137 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, change in magnetic flux in a conducting loop is 50 Weber in 2 seconds, the induced EMF will be, क्या होगा, 25 होगा। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, EMF is equal to the change of flux, so 50 divided by 2 which is equal to 25. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 139 ऑलरेडी यहां पर डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, कंसिडर न्यूज। न्यूज जानते ना, खबरें, खबरों में दोनों, हाँ जी, हर खबर से बाखबर, हाँ जी, नहीं होता है जियो न्यूज। न्यूज क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहां पे क्या कह रहा है, consider news on page. If a current is conducted towards north into the magnetic field, into the page magnetic field, मतलब into magnetic field क्या है, inward है, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, towards north है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पे होगा, टुवर्ड वेस्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 140, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of output bridge wave rectifier is, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। क्यों डी करेक्ट होगा, क्योंकि फुल वेव कन्वर्ट होता है। अगर ब्रिज की जगह फुल भी आ जाए तो फिर भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। फुल वेव कन्वर्ट होता है, ये आगे पॉजिटिव, फिर आगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए या ब्रिज वेव रेक्टिफायर की। और अगर इस तरह आ जाए तो ये किसके लिए होगा, HWR के लिए होगा। तो यहां पर ये मेंशन है 140 में, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 141, द इंड्यूस्ड EMF produced in a coil having 3 turns is 30 volt in 1 second. The change in magnetic flux will be, कितना होगा, 10 वेबर होगा। यही फॉर्मूला यूज करना है कि EMF इज इक्वल टू N del flux B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। EMF कितना है, 30 वोल्ट है, 3, और ये कितना है, हाँ जी, किधर गया, ये फ्लक्स B डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 142, when a charged particle is projected, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, when a charged particle is projected in uniform magnetic field at right angle, लाइट नहीं है, ठीक है ना, राइट एंगल है,
पता नहीं मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखो एमसीक्यू का स्टेटमेंट सेम होगा, मोमेंटम की जगह आपसे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? आपको पता है कि जब भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करें और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें इट्स राइट एंगल, तो क्या होता है, वो कौन सा पाथ बनाता है? सर्कुलर, इस तरह। और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्ट कर रहा है लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। वी वी के साथ खत्म, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय आर। ये मेन फार्मूले हैं आपका, अगर ये फार्मूला याद है तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप इजीली मालूम कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी आपने मालूम किया यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम, तो वेलोसिटी आपने मालूम किया तो आप काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं, आप मोमेंटम मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपने मोमेंटम मालूम किया तो आप एंगुलर मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है? मोमेंटम पूछ रहा है, तो आर यहां पर शिफ्ट करें, क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी और ये बराबर होगा पी के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 143। 143 में क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड, हाँ जी, फ्लक्स लिंकेज। ये आप लोग चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस चैप्टर को देखिए, आप लोग सेकंड पेज पे ये लिखा हुआ है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या है? नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई बाय, बोलो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, which rays was used by Compton for experiment? X-rays। और which element was used by Compton? हाँ जी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसने यूज किया था और जो रेज इसने बम्बार्ड किया था ग्रेफाइट के ऊपर वो कौन से थे? एक्स रेज थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 145, if 6.25% of a sample is undecayed, the duration is, हाँ जी, 4 और 5 नहीं, देखो 100%, फिर 50%, फिर 25%, फिर 12.5% और फिर 6.25%। तो यहां पर आ गया फर्स्ट हाफ लाइफ, यहां पर आ गया सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ एंड दिस इज फोर्थ वन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 146, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैन बी मेजर्ड इन, एक भी नहीं है, मोहो इनवर्स। मोहो इनवर्स क्या है? ओहम नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम किस चीज में मेजर करते हैं? ओहम में। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ना। ठीक है, तो यहां पर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ओहम क्या है? ये बोलो, मोहो का इनवर्स नहीं है, मोहो का इनवर्स नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस ना। ठीक है, तो यही चीज है। तो यहां पर -1 नहीं है, -1 है ना, देखो मोहो पावर -1, देखो मोहो पावर -1। सेकंड ऑप्शन क्या है? 7। ऑप्शन सी क्या है? एम्पेयर इनटू वोल्ट पावर -1। और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ अबव। मुझे पता था कि आप लोग नन टिक करेंगे। अच्छा जी, जिसने टिक किया वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 147, ड्यूरिंग कॉम्पटन इफेक्ट the ratio of scattered incident energy of photon is, हाँ जी, लेस देन 1। क्योंकि यहां पर वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, स्कैटर्ड वेवलेंथ इंक्रीज होगा। ये एनर्जी क्यों 1 से कम होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 147, यहां पे मिसाल के तौर पर एक ग्रेफाइट है,
और एक्स रेज इसके ऊपर आ रहा है, इसका एनर्जी क्या है? इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है। और जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो कुछ एनर्जी इसने यूज किया और कुछ एनर्जी वापस चला गया, तो ये क्या है? स्कैटर्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी हमेशा के लिए इंसिडेंट से क्या होगा? कम होगा। तो जब हम रेशो मालूम करेंगे ई एस डिवाइडेड बाय ई आई इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ई आई डिवाइडेड बाय ई एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फ्रीक्वेंसी का रेशो अगर हम ले लें तो फिर क्या होगा? ये भी लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर हम वेवलेंथ का रेशो ले लें तो फिर क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148। 148 में क्या कहता है? द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू नन। मीटर पावर -1 है ना, और यहां पर मीटर पावर -1 नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी। आपने पढ़ा है 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। तो यहां पर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पावर -1 होगा, जो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नंबर 149। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC कितना है? 20 मिली सेकंड होगा। देखो आपको पता है कि एक साइकिल में, AC की बात कर रहा हूं, एक साइकिल में 2 मैक्सिमम होते हैं और 2 मिनिमम होते हैं। होते कि नहीं होते? यहां पर देखो, ये एक साइकिल है, वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म। ये तो इनिशियल है, यहां कंसिडर नहीं करते। यहां पर एक मैक्सिमम ये हुआ, दूसरा मैक्सिमम ये, एक मिनिमम ये हुआ और दूसरा मिनिमम ये हुआ। क्लियर हो गई बात? अब मुझे आप लोग ये बताएं कि एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगे? एक साइकिल में 2 मैक्सिमम है, तो एक सेकंड में कितनी मैक्सिमम होंगे? हाँ जी, 10 होंगे। एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगी और कितने मैक्सिमम होंगे? एक साइकिल होगा और 2 मैक्सिमम होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ AC कितना है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल हो गई? 50। फिर कैसे आप लोग कहते कि 1? हाँ जी, 50 हर्ट्ज द कनाडा। तो 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी में द वायु नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड 600। 50 हर्ट्ज का मतलब शो 50 साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड में 50 साइकिल है, याद रखो, एक सेकंड में 50 साइकिल है। और 50 साइकिल का मतलब क्या है? 100 मैक्सिमम एंड 100 मिनिमम। अब क्वेश्चन में यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि यहां से लेकर 1 साइकिल की बात करो, यहां से लेकर यहां तक ये टाइम कितना लगेगा? तो हम टाइम को कैसे मालूम करेंगे? जब यहां पे देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय 50। इसको आप इस तरह करें, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 1/5 का मतलब क्या है? 0.2, और ये 10 पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 सेकंड। और 10 पावर -3 बराबर है किस चीज के? मिली सेकंड के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 149 में ऑप्शन बी। देखो यहां पर फर्स्ट मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछे कि AC का फर्स्ट साइकिल का फर्स्ट मैक्सिमम कितने टाइम में कवर करेगा? 5 मिली सेकंड में। 5 मिली सेकंड, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये टाइम लेगा 10 मिली सेकंड, और फिर इसको डिवाइड करो 2 पर, तो 5 इसका हुआ, 5 इसका हुआ। आ रही है समझ? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 20 मिली सेकंड।
जरूरी नहीं है कि वहां पर मिली आंच है, 0.002 भी आ सकता है। जी बच्चे, जी हर मुल्क के न बच्चे, एशियन कंट्रीज में 50 हर्ट्ज है, यूरोपियन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है। तो आप पाकिस्तान में रहते हो, इसलिए हम पाकिस्तान का फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 150। जमा बके चिता गलत करें है ना, दस इधर। अच्छा जी, खैर दे वाला। द यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेम एज दैट ऑफ आरएफ अबव। ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है वो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, दूसरा V इज इक्वल टू आई आर, तीसरा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर क्या होगा, वेबर पर सेकंड होगा, यहां पर क्या होगा, एम्पेयर इनटू ओहम होगा, और यहां पर क्या होगा, जॉल पर कूलम। ये तीनों ऑप्शन मौजूद है मेरे ख्याल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 151, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टिव सर्किट इज 1 डिवाइडेड बाय 4। क्यों 1 डिवाइड बाय 4? क्योंकि 1 डिवाइड बाय 4 का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, 360 को आप 4 पे डिवाइड करें तो यहां पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये 1/4 है, या पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन है। ठीक है, 90 डिग्री या पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन या 1 डिवाइड बाय 4 रिवोल्यूशन, ये एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 151 में? 150 में ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 151 में ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 152 में एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू एडी करंट, फ्लक्स लीकेज, नंबर ऑफ टर्न्स, या बोथ एंड बी। बोथ एंड बी, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं हो सकता ना, उससे तो एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, उससे तो पोटेंशियल और भी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 153, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल एज शोन। हाँ जी, कौन सा करेक्ट है? हाँ जी, ये देखें, यहां पर ये कॉइल है, यहां पर गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और ये इस तरह है। नॉर्थ पोल मोशन कर रहा है टुवर्ड्स अ कॉइल, कहता है ओनली ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ओनली करंट इज इंड्यूस्ड, बोथ आर इंड्यूस्ड या बोथ आर जीरो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट क्यों इंड्यूस नहीं होगा? देखिए आप लोग, ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 154, 154 में क्या है, क्या कहता है? ट्रांसफार्मर इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 154, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो किस्म की ईएमएफ है, एक है डायनेमिकली और एक है स्टैटिकली। तो स्टैटिकली में क्या होता है, बोलो? कॉइल रेस्ट में होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और डायनेमिक में क्या होता है, कॉइल मोशन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रांसफार्मर है, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 154, 155, ड्यूरिंग अल्फा डिके द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2। और अगर एटॉमिक मास आ जाए फिर? हाँ जी, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं, एक बंदे से पूछता हूं, चलो एक क्वेश्चन करता हूं, किससे करूं? हाँ जी, एक आसान सा क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन इजी है, चलो आप ही बताएं जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ यूरेनियम 238 इन न्यूक्लियस इज डैश डैश डैश। यूरेनियम 238 में, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? कितने होंगे? 0 होंगे। आर यू श्योर? हाँ जी, 0 होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तगड़ा खाना किताब से फिजिक्स में सुन आसान आसान क्वेश्चन इधर जी। अच्छा जी, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बात कहते हैं कि 238 और 92 इसी तरह है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन, वो असल में प्रेशर में आते हैं इंसान, प्रेशर की वजह से वो एमसीक्यूज ही गलत करते हैं। इसने बता दिया इसलिए आपने बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट वन 156, which sample is non-radioactive? Whose packing fraction is 60, 40, 70 and 20? हाँ जी, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज, बोलो 60। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप न्यूक्लियर फिजिक्स देखे, इसमें पेज नंबर 4 पे आप लोग देखे ग्राफ गिवन है और उसके नीचे एक लाइन गिवन है, वो मेंशन है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो 50 और 60 के रेंज में है। 50 से कम अनस्टेबल, 60 से अबव अनस्टेबल। तो यहां पे कौन सा करेक्ट होगा? 60। अनस्टेबल न्यूक्लियाई ये नहीं है, ये स्टेबल न्यूक्लियाई में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 156 में ऑप्शन ए, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन जानते ना, न्यूक्लियन क्या होता है? हाँ जी, न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 157, a pure inductive coil allow a current of 20 ampere to flow from a 220 volt. The inductive reactance will be 11 ओहम होगा। 11 ओहम किस तरह होगा? ऑप्शन नंबर बी में आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? V की जगह V नॉट, I की जगह I नॉट और R की जगह XL, ठीक है। तो XL कितना होगा? V नॉट डिवाइड बाई I नॉट 220 डिवाइड बाई 22 है, अच्छा 20, तो इससे क्या आएगा? 11। 158, the width of depletion layer depends on, हाँ जी, doping, intrinsic semiconductor, new voltage या none of above, then Q। हाँ जी, डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स ऑन डोपिंग। अगर डोपिंग ज्यादा हुआ तो डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगा, डोपिंग कम है तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगा, ये बात याद रखो। क्वेश्चन नंबर 158, अगर नंबर ऑफ इंप्योरिटीज आप ज्यादा करें, डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। डोपिंग ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर का जो वेट है वो क्या होगा? बोलो, कम होगा। और अगर डोपिंग ज्यादा है, कम है, तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या होता है जी? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब यहां पर इसका जो विड्थ है, विड्थ, इसको हम मेजर करते हैं, ये अपने साथ याद रखें, मेजर करते हैं इन माइक्रोन। माइक्रोन चाहते हैं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अगर पीएन जंक्शन ये बना हुआ है सिलिकॉन से, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये खुद से मालूम करे। फिर देखो, अगर ये एक पीएन जंक्शन है, यहां पर P, यहां पर N, यहां पर आएंगे नेगेटिव और यहां पर आएंगी पॉजिटिव। अब देखो, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? डिप्लीशन लेयर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, या पोटेंशियल होता है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसमें? अगर सिलिकॉन है तो न्यू वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन क्या है? 0.3 या 0.7? 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन से अगर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी? ये होगा V डिवाइडेड बाय G। V कितना है? 0.7। D कितना है? माइक्रोन 10⁻⁻6, तो यह आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। लेकिन अगर ये पीन जंक्शन ये बना हुआ है जर्मेनियम से, तो फिर क्या होगा? फिर E का वैल्यू क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, अपने साथ याद रखें। जिस तरह न्यू वोल्टेज आप लोगों को याद है, इस तरह इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू याद रखें।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 158 में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 159 में क्या कह रहा है एग्जामिनर? आपसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? आर ऑफ एबव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 159, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 23592। हाँ जी, कितना है? 143। जीरो तो नहीं है ना? चलो शुक्र। कैसे मालूम करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ए बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एन होगा ए माइनस पी। ए कितना है? 235 माइनस 92, इससे 143। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आयोडीन 131 कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये आप लोगों के बुक का स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड नंबर लास्ट क्या है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।